बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मुअज़्ज़म। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। थैंक यू अबूज़र। और जिस तरह से हम आज कोशिश करेंगे कि अपने उन तमाम शोहदा को याद करें, पुलिस के शोहदा को, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हम उनको भूल जाते हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन आज पुलिस शोहदा डे मनाया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में, तो हम आज उनको सलाम पेश करेंगे। बिल्कुल, मुल्क की अंदरूनी हालात जब ख़राब हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, या इंटरनली जब भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, उसमें हमारे पुलिस जवानों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, पुलिस अफसरान ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और उनका खून रायगा नहीं जाएगा। उनकी कुर्बानी हमें उतनी ही अजीज़ है। पुलिस के जानिशारों को हम सलाम पेश करते हैं और आज प्रोग्राम में इस हवाले से बात भी करेंगे। इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ है, कुछ पॉलिटिकल खबरें भी डिस्कस करेंगे। कुछ टैलेंटेड लोग हैं, पाकिस्तान के बच्चे हैं। मैं हर रोज़ जब भी कोई ऐसी एक्साइटिंग न्यूज़ सुनती हूँ कि एक इतने साला बच्चा या बच्ची ने फलां रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो आपको बताएंगे हम शो में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक छोटी सी बच्ची ने अपना रिकॉर्ड बनाया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह इतने ज़हीन बच्चे हैं। सब्जेक्ट वही है, जो आपको पसंद नहीं है और मुझे बड़ा पसंद है, केमिस्ट्री। ये होता कैसे है। और इसके अलावा आज हमने ईद की कोई खास बात नहीं करनी, वजह पता है क्या है? क्योंकि इतनी ईद कुर्बान की बकरों की बातें की हैं, मैंने डाइटिंग शुरू कर दी है। न्यूट्रिशन जो आता है कहता है ये ना खाओ, ये ना खाओ, वो ना खाओ। मुझे तो समझ नहीं आती कि अब ईद के बाद भी मुझे लगता नहीं है कि आप कम खाते होंगे, लेकिन आपने दोस्त को न्यूट्रिशन बुलाया होता है कोई, तो फिर क्या करें? उनकी बातें तो वो आप जैसे लोगों के लिए ही है कि खाने पर हाथ थोड़ा सा हल्का रखना है। एनीवेज जी, हम चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ और देखते हैं आज प्रोग्राम का रनडाउन क्या होगा। वफाकी हुकूमत ने आटा और गंदम महंगी होने की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डाल दी। वफाकी वजीर फखर इमाम ने कहा सिंध हुकूमत को खत लिखे, लेकिन उन्होंने गंदम रिलीज नहीं की। मुर्तजा वहाब ने कहा इल्जाम लगाने वाले अपने गिरबान में झांके, सिर्फ सिंध ने गंदम का टारगेट पूरा किया, सितंबर से पहले गंदम रिलीज नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर कराची में बारिशों से कवर नालों की सफाई का काम जारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी शहर में कायम नालों की सफाई का मुआयना करने निकल पड़े। गुजर नाला समेत तमाम नालों की सफाई की जा रही है। पुलिस फोर्स के तमाम जानिसारों को सलाम, शहीदों को, गाजियों को, एहलकारों को सलाम। मुल्क और कौम के लिए जाम शहादत नोश करने वाले पुलिस के शोहदा, अफसरान और गाजियों को भरपूर खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज यौम शहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। महंगाई का तूफान सुनामी की शक्ल इख्तियार करने लगा। जुलाई में महंगाई जून से भी ज्यादा। इदारा शुमारियात ने माहाना महंगाई रिपोर्ट जारी कर दी। जुलाई में महंगाई की शरह 9.3% तक पहुंच गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुबैना इंडियन जासूस कुलभूषण जाधव को तीसरी कौंसलर रसाई देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को इंडिया की हुकूमत से राब्ता करने की हिदायत कर दी। केमिस्ट्री में भारतीय प्रोफेसर का रिकॉर्ड तोड़ने वाली 11 साला नतालिया बनेगी आज 24/9 का मेहमान। शाहीनों ने इंग्लैंड के इम्तिहान के लिए तैयारी पकड़ ली। 5 अगस्त को पहले टेस्ट के लिए मैनचेस्टर में मैदान सजेगा। शोएब अख्तर को कौमी टीम से बहुत तवक्कुआत, कहते हैं पाकिस्तान बहुत अच्छी टीम है, इंग्लैंड के खिलाफ तगड़े मुकाबले देखने में आएंगे। और पाकिस्तान के नामवर प्लेबैक सिंगर इखलाक अहमद के मदाह आज उनकी 21वीं बरसी मना रहे हैं। वेलकम बैक। टॉप स्टोरीज आपने जानी, बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का और सबसे पहले हम बात कर लेंगे वफाकी हुकूमत ने आटा और गंदम महंगी होने की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डाल दी है। ऐसा लग रहा है कि फिर से एक ऐसा इशू है जिसमें वफाक और सिंध आमने सामने खड़े हैं। वफाकी वजीर कहते हैं सिंध हुकूमत को खत लिखी थी लेकिन गंदम रिलीज नहीं हुई, जबकि सिंध हुकूमत ये कहती है कि इल्जाम मत लगाएं, अपने गिरबानों में झांके। फिर से एक नया इशू ऐसा खड़ा हो रहा है जब आप देख सकते हैं कि अब वफाक और सिंध फिर से
आपस में आमने सामने भी हो गए हैं और अब ये सिलसिला जो है वो लंबा जी आमने सामने होने की वजह भी यही है कि बेसिकली मिसमैनेजमेंट है और बेहतर तरीके से इस तमाम सूरत हाल को मैनेज नहीं किया गया। और एक ये बहुत बड़ा इशू है जिसको हमें देखना होगा। इस तरह से अगर ये बार बार होता रहा, हर साल होता रहा, तो इसका मतलब है कि हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं। यही हुआ इस दफ़ा भी। एक दफ़ा फिर अब सिंध कह रहे हैं कि सितंबर से पहले हम रिलीज़ नहीं करेंगे। ऑब्वियसली अगर सितंबर से पहले रिलीज़ नहीं करेंगे गंदम को तो फिर मामला मज़ीद ख़राब भी हो जाएगा। तो मैनेजमेंट इकट्ठे बैठ कर कोऑर्डिनेट करके करनी चाहिए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ये डिस्ट्रीब्यूट होनी है गंदम। ये एक सूबे की गंदम तो नहीं होती है, पूरे पाकिस्तान में ये डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। तो उसके लिए मिल बैठ कर ही काम करना, मिल बैठ कर काम करने के लिए तो एक काम और भी चल रहा है कराची में, वो है मुहिम सफाई, नालों की सफाई और बरसाती नालों की सफाई के हवाले से। अबूजर अगर हम जिक्र करें तो ये हम कल भी बात कर रहे थे कि ये वो इशू है जिस पर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को एक साथ मिल बैठना होगा, तभी मामला जो है वो हल होगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर कराची में बारिशों से कबल नालों की सफाई का काम अब जारी है। चूँकि बारिशों का सिलसिला भी जारी है साथ साथ, लेकिन अभी थोड़ा सा गैप है, जिसकी वजह से अब जो है उन्होंने कहा कि नाउ इज़ द टाइम कि हम ये टाइम यूटिलाइज कर लें और सफाई का अमल शुरू कर दें, ताकि दोबारा अगर बारिशें हों तो कराची बह ना निकले। अब शहर में कायम नालों की सफाई का मुआयना भी किया जा रहा है। और आप ये भी देखिए कि कल भी इस हवाले से जब हम बात कर रहे थे तो बाकायदा ठेका भी दे दिया गया है। और सिंध हुकूमत अभी इस पर थोड़ी सी नाराज़ है अबूजर, लेकिन ये है कि कराची जो है वो थोड़ा साफ सुथरा, जिम्मेदारियां डाली गई हैं NDMA पर। और उसके बाद कहा गया FWO को कि ये तमाम कचरा जो है उठाया जाए, नालों को साफ़ किया जाए। गुजर नाला भी इसमें शामिल है, तमाम बड़े नाले शामिल हैं जहाँ जहाँ पर चौक हुआ है इसको ठीक करना होगा। लेकिन साथ वज़ीर आला मुराद अली शाह जो हैं वो भी कल कराची के दौरे पर निकले, उन्होंने भी जाके चेक किया और साथ उन्होंने ये भी कहा कि गलतियाँ हुई हैं हमारे से, कोरोना की वजह से शायद हम मैनेज नहीं कर पाए। वर्ल्ड बैंक से जो इमदाद मिलनी थी, जो सपोर्ट फंड मिलना था वो भी नहीं मिला, लेकिन अभी भी हम काम कर रहे हैं। अब एक जाने FWO भी वहाँ पर मौजूद है, NDMA की वजह से वहाँ पर सब काम हो रहे हैं। साथ वज़ीर आला सिंध भी अगर अपनी टीम को यहाँ पर काम करते हैं, काम करने के लिए कह देते हैं, तो मेरे ख्याल में फिर कराची के अवाम जल्द जो है खुशखबरी देख सकते हैं। गलती का एतराफ़ करना एक बड़ापन तो था ही, लेकिन यहाँ पर यह भी रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हर चीज़ हम कोरोना पर नहीं डाल सकते। मार्च फरवरी से ये चलिए फरवरी का भी मार्जिन दे दें कि फेब से ये पूरा कोरोना का सिनेरियो शुरू हुआ पाकिस्तान में। उससे पहले हर साल मैं हमेशा ये बात पंजाब के लिए भी करती हूँ, KPK के लिए भी, मतलब ऐसे एरियाज़, मैदानी एरियाज़ जहाँ पर आपको पता है कि रेनी सीज़न आना है, बरसात का एक मखसूस टाइम होता है, थोड़ा सा 10-15 दिन आगे पीछे शायद वो होता है, लेकिन एक प्रिडिक्टेड टाइम टेबल आपके पास मौजूद होता है। पहले से तैयारी क्यों नहीं करनी जाती, हमेशा एंड टाइम पर ही क्यों सोचा जाता है कि अब सफाई करनी है। जब मालूम था कि कोरोना है तो पहले कर लेते, पहले कर लेनी चाहिए थी और अच्छे तरीके से कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा था और तजावुजात हटाने में या नाला साफ करने में या कूड़ा करकट उठाने में कोई मसला नहीं होना था। कराची साफ मुहिम PTA के कुछ MNAs ने मिलकर ये काम करने की कोशिश की, क्या बना उसका, तब भी ऑब्वियसली थोड़ी, क्योंकि अफसर वजह ये है कि जब तक आपकी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, जो सूबे की गवर्नमेंट है, वो साथ नहीं देती, क्योंकि मशीनरी उनके पास है, सिस्टम उनके पास है, कि मैकेनिज्म बना हुआ है, वो भरपूर साथ नहीं देंगे, तो FWO हो या NDMA हो या कोई भी हो, वो ये काम नहीं कर सकता। अब ये कराची के आप मनाजर देख सकते हैं और ये सफाई से पहले के मनाजर हैं। ये वो तमाम बरसाती नाले हैं, दे आर सपोज टू हेल्प फ्लडिंग जो शहर के अंदर होती है, लेकिन वो खुद ही फ्लडेड हुए हैं इतने कूड़े करकट से। लेकिन अब चूँकि हेवी मशीनरी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और सफाई का काम शुरू हो चुका है, तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो इंशाल्लाह जल्द ही क्लियर हो जाए। बिल्कुल, ये एक नाला है, बड़ा नाला है। इसके साथ साथ कराची में बहुत से ऐसे बड़े नाले हैं जिनमें गुजर नाला और कुरंगी और इसके अलावा जो दीगर इलाके हैं, वहाँ पे जहाँ जहाँ पर चौक हुआ है नाले हैं, उनको साफ़ करना जिम्मेदारी है हुकूमत की। अब ऑब्वियसली अब इस वक्त ऐसे इस तरह लग रहा है कि इसमें क्राइसिस है, इसकी वजह से सब एक साथ हो चुके हैं और NDMA की वजह से अब FWO भी वहाँ पर मौजूद है, साथ गवर्नमेंट भी मौजूद है। अब देखते हैं कितने दिन लगते हैं। एक और प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 4 दिन बाद बारिश की फिर नवीद सुनाई जा रही है और हैवी बारिश की बात की जा रही है कराची में। अब 4 दिन बाद अगर बारिश ज़्यादा तेज़ हो जाती है और वीकेंड पर अगर बारिश होती है तो फिर अगर यही सिचुएशन होगी तो फिर प्रॉब्लम है। इसीलिए ये 4 दिनों में जितना मैक्सिमम काम किया जाए वो करना चाहिए, क्योंकि फिर शायद दोबारा से प्रॉब्लम कराची वालों को बिल्कुल सही। आपको डबल ट्रिपल शिफ्ट में अगर काम करना पड़ता है तो खुदारा ज़रूर कीजिए। और कल वज़ीर आला सिंध खुद निकल आए, उन्होंने इस सफाई मुहिम का मुआयना भी किया
किया, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर उन्होंने कहा, चेक किया, और फिर ये जो तमाम सफाई के पहले के मनाजर आप देख रहे हैं, ये तमाम कूड़ा उठाकर लैंडजेट साइट पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं एक रिक्वेस्ट कराची के लोगों से करना चाहूँगी, प्लीज़ रियलाइज़ कीजिए ये मसला किसी गवर्नमेंट या किसी आला हुकाम का नहीं है, ये मसला आप लोगों का है। और अगर आप ही अपना रोल प्ले नहीं करेंगे तो कराची कभी साफ नहीं हो सकेगा। आप ही अपना कूड़ा करकट घर से, अपने घर को साफ रख के गली को, सड़क को या एक ऐसी जगह को जो कूड़ा फेंकने की जगह नहीं है, अगर आप उसको खराब करेंगे तो इन दी एंड ऑफ द डे उसका नुकसान आप लोगों को होना है। तो लोगों को भी रियलाइज करना होगा कि उनकी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उन्होंने कैसे अपना रोल प्ले करना है। और ये सबकी जिम्मेदारी है, हुकूमत और आम शहरी। अब देखते हैं कि सिचुएशन कहाँ पर जाती है। दानियल सैयद हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। दानियल, बताइएगा, NDMA, FWO और अब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि हमारी भी कोशिश है कि हम भी काम करें और भरपूर तरीके से सफाई कर दें इस इलाके की, कराची की, जहाँ जहाँ पर नाले हैं, चौक हुए हैं। बताइएगा क्या सिचुएशन है, कितना काम अभी तक कर लिया गया है? अब उधर देखें, गुज़िश्ता रोज़ से ये नालों की सफाई का काम बड़े पैमाने के ऊपर कराची शहर में शुरू किया गया है। वज़ीर आज़म पर NDMA ये तमाम तर नालों की सफाई की निगरानी कर रहा है और FWO की मशीनरी है, 50,000 डंपर हैं, हैवी मशीनरी है जिसकी मदद से इन नालों की, जो कराची में कायम नाले उनकी सफाई का अमल जारी है। अब से चंद दिनों कबल जो कराची शहर में बारिशें हुई थी, तूफ़ानी बारिशें, उसकी वजह से इन नालों में कचरे होने की वजह से ये तमाम तर नाले ओवरफ्लो हुए थे और गंदा पानी कराची के बेशतर इलाकों में, जिनमें ज़िला सेंट्रल और ज़िला वेस्ट के इलाकों में नाले का गंदा पानी घरों और गलियों में दाखिल हुआ था, जिसके बाद ये हिदायत दी गई है कि कराची शहर के जो नाले हैं उनको साफ़ किया जाए। सही। दानियाल से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ, आई थिंक सिग्नल्स का इशू है जिसकी वजह से कांटेक्ट नहीं हो पाया, और वो बता रहे थे और मैं देख रही थी कि दानियाल के पीछे जो पूरा एक मैदान जो आज से 2 रोज़ कबल पूरा कचरिस्तान का इलाका लग रहा था, आज वो साफ़ लग रहा है। दैट मीन्स कि कल से जो काम शुरू हुआ वो एक्चुअली स्पीडी काम चल रहा है और इसमें भी अब सफाई का सिलसिला अगर आप कंटिन्यू रखेंगे और 4 दिन तक ये हैवी मशीनरी इस्तेमाल करते हुए आप ये एरिया साफ़ कर लेंगे तो अब जो प्रेडिक्ट की जा रही है बारिश, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट उस तरह से नहीं आएगा, उस तरह से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा बेसिकली। तो इसे सफाई के बाद के ये मनाजिर हैं, यानी कि अभी देखें आप, FWO के जो कारकुन हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं, एहलकार हैं यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी तादाद में डिप्लॉयमेंट की गई है तमाम स्टाफ की, NDMA की तरफ से FWO को ये जिम्मेदारी जब दी गई है। तो अब ये देखते हैं कि कितना मज़ीद वक्त लगता है। ये कहा जा रहा है कि 50 से ज़्यादा डंपर्स हैं और क्रेनें हैं जो कि कचरा निकालने में मसरूफ़ हैं FWO की। तो 50 अगर ये क्रेनें और डंपर्स अगर काम कर रहे हैं तो 2 से 3 दिन में अगर स्टाफ पूरा मुकम्मल तौर पर ड्यूटी के आवर्स बढ़ाकर ये करे, एमरजेंसी स्टेट है, तो अगर ये हो जाए काम 3 से 4 दिन में, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बिल्कुल बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। FWO की मशीनरी जो है वो नॉर्थ नाजिमाबाद से लेकर कोरंगी और कोरंगी समेत मुख्तलिफ 5 मकामात पर नालों की सफाई शुरू कर चुकी है और ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त हैवी ऑपरेशन चल रहा है और ये ज़रूरी भी था। अगर इस वक्त ये एमरजेंसी स्टेप्स ना लिए जाते, NDMA ना इस मामले को देखता वज़ीर आज़म की हिदायत पर, तो शायद इस साल मुश्किल हो जाता कराची वालों के लिए। बारिश, आप वो मंजर याद है जो पिछले वीक हमने देखे, 5 फीट तक पानी है और उसके ऊपर कचरा ही कचरा लोगों के घरों के अंदर जा रहा है। और एक मदरसे से जब बच्ची को बाहर निकाला, चूँकि वो पानी के अंदर थी, इमेजिन नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, रोशनियों के शहर के हालात ये होंगे। लेकिन अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। वो देखिए सफाई का काम चल रहा है और आप लोगों ने अपना रोल प्ले करना है। आपने इस चीज़ को भूलना नहीं है कि अब कराची को साफ रखने की जिम्मेदारी कराची के हर रहने वाले के ऊपर आयद होती है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि हम जिम्मेदारान जो हैं उनको भी चाहिए कि थोड़ा सा मेच्योर बिहेव करें और वो एक दूसरे पर मलबा मत डालें और ये ना कहें ये पुरानी फुटेज है, ये इस तरह नहीं है, कोई और हमारे पीछे टारगेट कर रहा है। ऐसा चाहिए मेरे ख्याल में। आपके अगर गलती हुई है तो इसको माने, जिस तरह से वज़ीर आला सिंध ने माना है, उन्होंने कहा है कि हमसे गलती हुई है, लेट हो गए हम। बिल्कुल सही। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और एक और अहम खबर की तरफ चलेंगे, जिस पर कल हुकूमत पाकिस्तान ने मुबैना इंडियन जासूस को तीसरी काउंसिल रसाई देने के लिए इंडियन हुकूमत से राब्ता करने की
हिदायत जारी कर दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हिदायत जारी की हैं और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि एक मरतबा फिर कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने की पेशकश करें, ये भी कहा गया है। और जो एक प्रोपेगेंडा इंडिया इंटरनेशनल मीडिया के सामने भी और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी ये उठा रहा है कि उसे काउंसलर रसाई नहीं दी जा रही कुलभूषण यादव को, उसकी एक बार फिर से ये नफी करता है। तो इस तमाम मामले पर आखिर है क्या हकीकत और हमारे लिए ये क्यों ज़रूरी है कि हम काउंसलर रसाई दें? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के क्या ऐसे ऑर्डर है जिसकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ा और ऑर्डिनेंस भी जारी करना पड़ा हुकूमत पाकिस्तान को? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब। अस्सलाम वालेकुम इरफान कादिर साहब। जी वालेकुम सलाम। इरफान साहब, जैसे कि ये काउंसलर रसाई की बात बहुत हो रही है, इसके साथ साथ हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और कहा कि ये हमारी मजबूरी थी क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऐसे ऑर्डर्स थे, उसी की वजह से ऐसा करना पड़ा। काउंसलर रसाई देना क्यों ज़रूरी है कुलभूषण यादव को, इस बारे ज़रा बताइएगा। जी, काउंसलर रसाई जो है उसका जिक्र आर्टिकल 36 जो है वियना कन्वेंशन का, उसमें किया गया है और उसमें कहा गया है कि जब भी आप किसी दूसरे मुल्क के किसी बशिंदे को पकड़ेंगे या अरेस्ट करेंगे तो उसके जो काउंसलर एक्सेस देंगे, उसके जो काउंसिल खाने हैं या एम्बेसी है, उनको इन्फॉर्म करेंगे कि आपने उनको अरेस्ट किया ताकि उनके जो भी लीगल सेफ गार्ड्स हैं वो उसको देख सकें और उनको जो भी लीगल हेल्प है वो प्रोवाइड कर सकें ताकि उनको एक फेयर ट्रायल मिले। और ये जो वियना कन्वेंशन है, पाकिस्तान ने इसको अडॉप्ट किया था, इसको रेटिफाई भी किया था, इसका सिग्नेटरी भी था, हिंदुस्तान भी था जी। तो लिहाजा इसी आर्टिकल 36 पे बेस करते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक फैसला दिया 2019 में। उस फैसले में उन्होंने एक प्रोटोकॉल का जिक्र करते हुए कहा कि तमाम ऐसे मामलात जिसका ताल्लुक वियना कन्वेंशन की इंटरप्रिटेशन से होगा तो उसका इख्तियार समाअत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को है, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का यहाँ पे एक आपस में एक कंटेंशन थी जिसमें कि पाकिस्तान का ख्याल था कि उनकी जुरिस्डिक्शन इन मैटर्स में नहीं है, खास तौर पे जबकि डोमेस्टिक लॉ में एक डिसीजन हो चुका है तो उस पे कोई इंटरनेशनल फोरम जो है मुदाखलत नहीं कर सकता और जब तक कि पाकिस्तान उसकी जुरिस्डिक्शन से एग्री ना कर ले तब तक तो। लेकिन समहाउ इंडिया का मौक़िफ़ जो था वो बहुत ज्यादा वो प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज में था जी। और उन्होंने कहा कि काउंसलर एक्सेस नहीं दी गई बहरकैफ। उनकी कोशिश तो ये थी कि किसी तरह से सजा खत्म हो जाती, लेकिन सजा तो उन्होंने कोई खत्म नहीं की, उसको उन्होंने उसी तरह बरकरार रखा। लेकिन ये कह दिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कि आप इनको न सिर्फ के काउंसलर एक्सेस दें बल्कि इनको तमाम वो सेफ गार्ड्स दें जो कि एक रिव्यू या एक रिकंसिडरेशन ऑफ द मैटर में प्रोवाइडेड होते हैं। और इसीलिए ये ऑर्डिनेंस जो है फिर ये हुकूमत को लाना पड़ा। ये ऑर्डिनेंस का बल्कि इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो भी यही है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन ऑर्डिनेंस ऑफ 2020। तो ये एक किस्म की उन्होंने ठीक हो गया। अच्छा, ये बात तो इरफान साहब आपकी बिल्कुल समझ भी आती है, कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 2019 में किया जी। अच्छा, अब ये बात तो समझ आती है पाकिस्तान एक फेयर ट्रायल देना चाहता है, ऑल्दो वी हैव हैड ऑल द प्रूफ्स। ये साबित हो चुका है कि पाकिस्तान में बहुत से दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं, जो तमाम मामला है वो इन कत्लेआम साबित हो चुका है कुलभूषण यादव पर फिर भी हम फेयर ट्रायल देना चाहते हैं। काउंसलर रसाई में भी कोई मसला नहीं, लेकिन आपने कहा कि इंडियंस जो हैं वो टेक्निकलिटी में बहुत स्ट्रॉन्ग रहे अपनी प्रोसीडिंग्स के अंदर। हम कहाँ पर लैक कर रहे हैं? हम क्यों नहीं अपना केस उस तरह से प्रेजेंट कर पा रहे जबकि हमारे पास सबूत भी हैं, एतराफ़ जुर्म भी है और तमाम चीजें प्रूवन है? क्यों हम कहीं ना कहीं कमी छोड़ रहे हैं? ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल कि अक्सर इस तरह के केसेस जो हैं वो उनकी पैरवी सही तरह से नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि जो हमारी टीम के जो वकीला थे उस वक्त के, उनमें कोई सेंस ऑफ प्रोपोर्शन नहीं था। और जब आपका केस अच्छा होता है, सही होता है, तो आप उसको जल्द अज जल्द उसके आर्गुमेंट्स जो है वो कंक्लूड करते हैं और आप इतनी तैयारी आपकी होनी चाहिए कि आप उसको जल्दी से कंक्लूड करें और आपकी जो कंटेंशंस हैं, आपकी जो गुजारिशात हैं वो इररिफ्यूटेबल हो और वो वेल रिहर्स्ड हो। जहाँ पे वकील की तैयारी जो है वो फोकस्ड नहीं होती, वहां पे फिर वो लंबी लंबी बातें शुरू हो जाती हैं और वकीला बहुत टाइम ले लेते हैं। या फिर अगर उनको बहुत बड़ी फीस मिल जाए तो उसको जस्टिफाई करने के लिए केस का बेड़ा गर्क कर देते हैं
और केस को इतना लंबा आर्ग्यू कर देते हैं कि अगर आपका अच्छा केस है तो बर्बाद हो जाता है। हाँ, अगर आपका बुरा केस होता पाकिस्तान का तो फिर उसको लंबा लंबा खींचते जिस तरह हिंदुस्तान को लेकिन इरफान साहब डोमेस्टिक केसेस हो, मुल्क के अंदर केसेस चल रहे हो तो ये मामला समझ भी आता है। प्रॉपर तरीके से इस केस को किया जाता, सेंस ऑफ रेलेवेंस के साथ किया जाता, तो ये इतना अच्छा केस था कि मेरा ख्याल है कि ये मैक्सिमम पाकिस्तान को चंद घंटों में ये आर्गुमेंट्स कंक्लूड करके इररिफ्यूटेबल प्रोपोजिशंस बना के आईसीजे के सामने रख देते तो आईसीजे बिल्कुल फंस जाता और उनके लिए नामुमकिन होता इतना फैसला देना जो उन्होंने दिया है कि काउंसलर जो एक्सेस है उनको दी जाए, और तब जब तक ये काउंसलर एक्सेस उस तरह से मीनिंगफुल नहीं होती तब तक अमल दरामद भी उन्होंने सजा पे रोक दिया। ये सारी चीज से बचा जा सकता था, लेकिन केस की हैंडलिंग जो थी उस वक्त मैं समझता हूँ कि उस पाए की नहीं थी जिस पाए की होनी चाहिए। बहरकैफ ये पुरानी बात है, अब इसमें मैं ज्यादा गड़े मुद्दे तो नहीं उखाड़ूंगा, तो लेकिन अब जो भी हुआ है उसमें पाकिस्तान किसी तरह से भी एम्बैरस नहीं हो रहा, क्योंकि केस हमारा मजबूत है। कोई हिंदुस्तान के उस सारी चीज के बावजूद उनके हक में कोई फैसला नहीं दिया। उन्होंने कहा जी आप इनको ये प्रोसीजरल जो सेफ गार्ड्स मांग रहे हैं इनको दे दें, पाकिस्तान उस पर तैयार है देने को। अब हिंदुस्तान खुद ही उस पर लहतो लाल कर रहा है या डिले कर रहा है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि द अल्टीमेट एनालिसिस पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो इंडिया से ये बताइएगा कि सारा जो मामला है आईसीजे में जाना, ये तो एक चीज तो एस्टेब्लिश हो चुकी कि हमारा केस स्ट्रांग है, उसमें अब डिले हो जाए इसकी सज़ा तो होगी, इसको सजाए मौत जो हो चुकी है वो इंशाल्लाह जल्द हो जाएगी, क्योंकि इसने हमारी कीमती जानें इसने ली हैं और दहशतगर्दी की है, इसको सज़ा तो मिलेगी। एक ये प्रोसीजर है, ये हमने फॉलो करना है। ये बताइएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना कितना ज़रूरी था? ये कहा जाता है हुकूमत की तरफ से कि नून लीग की हुकूमत ने गलत किया ये मानकर कि आईसीजे में चले गए, इसकी वजह से लेट हो गया ये सब मामला। क्या ये हमारे ऊपर बाइंडिंग थी कि हम आईसीजे में जाते? इस वक्त ये कहना कबल अज वक्त है, क्योंकि हुकूमतें जो है इस तरह के जो बैनुल अक़वामी मामले आते हैं तो उनकी आपस में एक कोशिश होती है कि एक्सट्रीम जो मेजर है दोनों साइडों से ना लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे तनाज़े चल रहे हैं कि हो सकता है वक्त गुजरने के साथ जो आपस का जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन कर जाए और पाकिस्तान और इंडिया एक रिकंसिलिएटरी फेज में आ जाएं। अगर उस फेज में आ जाते हैं तो फिर बहुत सारा गिव एंड टेक भी हो सकता है इन सारी चीजों में, तो हुकूमतों को ये चीज देखनी पड़ती है, रियासतों को भी ये चीज देखनी पड़ती है। उस पे मैं समझता हूँ ज्यादा कानूनी मुंह शिगाफियां मेरे लिए निकालना इस वक्त वो मुनासिब नहीं होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इरफान साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी प्रिसाइज गुफ्तगू की आपने, जहां नकाइस वो भी पॉइंट आउट किए और जहां पर अब ये केस फायदा का पाकिस्तान के इमेज को वो भी आपने बताया कि देर सही लेकिन दुरुस्त आएंगे हम, क्योंकि हमारा केस भी स्ट्रांग है एंड वी हैव इनफ प्रूफ्स। बट आई रियली होप कि इस दफ़ा ये जो तमाम टेक्निकलिटीज़ की बात की जाती है जहाँ पर हम लैक करते हैं, इस दफ़ा वो मामला जो है वो हमें नज़र ना आए और हम अपना केस अच्छे से मज़ीद अच्छे से प्रेजेंट मतलब जब भी मामला होना है, अब जब भी नेक्स्ट हियरिंग होनी है, स्टे ऑर्डर्स आ रहे हैं, जब ख़त्म हो गए इंशाल्लाह इसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये पूरा पाकिस्तान चाहता है क्योंकि इसने हमारे यहाँ पर जुल्म किया है, दहशतगर्दी की है, लेकिन जो प्रोसीजर है वो पूरा हो जाए। उसके बाद एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। पाकिस्तान में जहानत और टैलेंट की कमी नहीं है, ये बात मैं हमेशा कहती हूँ और हमेशा कहते हुए मुझे बहुत प्राउड फील होता है। अभी प्रोग्राम के स्टार्ट में भी जैसे हम बात कर रहे थे अबूज़र कि केमिस्ट्री इज़ अ टफेस्ट सब्जेक्ट, और केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता था एलिमेंट्स के नाम याद करना, उनकी वैकेंसीज याद करना, और फिर एक पूरा केमिस्ट्री की बुक के लास्ट पे आप आज भी देखें तो एक पीरियोडिक टेबल होता है, उसकी अरेंजमेंट याद करना सबसे मुश्किल। बिल्कुल, और जब आप उसकी अरेंजमेंट को लिखें और रिकॉर्ड मुद्दत में लिखें और रिकॉर्ड तोड़ दें, वर्ल्ड रिकॉर्ड, और उसको अगर आप सेट करते हैं रिकॉर्ड मुद्दत में 2 मिनट 42 सेकंड में पीरियोडिक टेबल के अनासर को बरगिफ्तारी से अपनी जगह पर रखकर इसको सेट किया। नाम है इनका, 9 साल पाकिस्तानी तालिबा हैं और इनका नाम है नतालिया, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक भारतीय प्रोफेसर हैं जिनका इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, बहुत बड़ी अचीवमेंट जिस पर हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। एटॉमिक नंबर्स एलिमेंट्स के साथ याद रखना बड़ा मुश्किल है, और आप देखें किस कदर स्पीड के साथ वो पूरा पीरियोडिक टेबल अरेंज कर रही हैं, यानी कि सेट कर रहे हैं कि उनको पूरे एलिमेंट्स के नाम दे दिए गए थे एंड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर उसको आपने सेट करना है। जिसका सबसे कम है वो सबसे पहले आता है, दैट इज हाइड्रोजन। आज भी याद थोड़ा सा
बड़ी बात है, उसके नंबर 6 आपके अकॉर्डिंगली लगता है आप पूरा chemistry का में। पूरा टेबल आई थिंक 110 19 एलिमेंट्स होते हैं जो इस पे आपने सेट करने होते हैं। और इन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़ा है, सबसे बड़े प्राउड की बात यह है कि वो एक इंडियन प्रोफेसर थे जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था, और उस प्रोफेसर का रिकॉर्ड हमारी 9 साला बच्ची ने तोड़ जी। दिया, और अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आ गया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आना। 2 मिनट 42 सेकंड में पीरियोडिक टेबल सेट किया। नतालिया हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नतालिया, बहुत पहले तो मुबारकबाद हो आपको, इतनी बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान की तरफ से, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। हमने शुरू पे प्लान नहीं किया था। मैं मामा कहती थी कोई चीज़ चाहिए तो 10 एलिमेंट के नाम जाके सीखो। उतने टाइम में मुझे सारे एलिमेंट्स के नाम आ गए। फिर हमने देख लिया, हमने रिसर्च किया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसका है, तो हमने डिसाइड कर दिया भी कर दें। मामा और मैंने 40 डे चैलेंज लगा दिया, जिसमें हमने टाइम मैनेजमेंट, हैंड आई कोऑर्डिनेशन और प्लेसमेंट किया था। टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट था, प्लेसमेंट भी थी। And now all of us are extremely excited कि ये एक्चुअली वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। ये खेल में सारी कहानी शुरू हुई थी और कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी हमें इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, लेकिन आई एम रियली ग्लैड कि एक ये 9 साल की बच्ची जो है वाज एबल टू ब्रिंग दिस ऑनर बैक टू पाकिस्तान। ये पहले भी पाकिस्तानी ही एक साहब के पास था ये रिकॉर्ड। उसके बाद एक इंडियन केमिस्ट्री प्रोफेसर हैं, उनका रिकॉर्ड था 2 minutes and 49 seconds में। So she beat that record by 7 seconds and now she has the record. बिल्कुल, आपने कर लिया 2 मिनट 42 सेकंड में, और ये आप ही के लिए नहीं, हमारे लिए भी प्राउड है, पाकिस्तान का प्राउड है। 9 साला बच्ची अब माशाल्लाह इतनी सी एज में इतना बड़ा रिकॉर्ड बना लिया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया। कितनी देर में उन्हें ये टेबल, मतलब पढ़ा नहीं जाता, ये बड़ा मुश्किल होता है, मुझे कहीं एफएससी में जाकर याद हुआ था। आप कितनी मेहनत करनी पड़ी नतालिया आपको? एक दिन दिनों पे डिपेंड करता था टाइम कौन सा दे रही हूँ। शुरू इतना अच्छा नहीं होता था, फिर जाके सही हो जाता। कोई 1 घंटा, आधा घंटा, 5 मिनट। ये बेसिकली लर्निंग जो होती है जस्ट लाइक अ स्पोर्ट। जिस तरह एथलीट्स ट्रेन करते हैं, पीरियोडिक टेबल याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी रट्टा मार के याद कर सकता है, लेकिन इतने कम टाइम के अंदर उसको असेंबल करना एंड टू नो द करेक्ट सीक्वेंस, दैट इज़ एक्चुअली अ स्पोर्ट। वो लर्न करना बिल्कुल जिस तरह एथलीट्स ट्रेन करते हैं उसी तरह से ये भी ट्रेन कर रही थी। मैं तो स्टॉप वॉच लेके हर वक्त घूमती थी इसके पीछे पीछे, और हम सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते थे, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी, हम देखते थे कहाँ ये 1-1 सेकेंड भी लूज़ कर रही है। इट्स जस्ट लाइक अ स्पोर्ट। उसी तरह ये लर्निंग इज ऑल्सो जस्ट लाइक एन एथलेटिक स्पोर्ट। ज़बरदस्त। बेसिकली तो इसमें आपने ही फिर तो नतालिया को इंकरेज किया इस तमाम जो एफर्ट के पीछे, तो आपको भी इसका पूरा क्रेडिट जाता है? आई थिंक कि इट वाज अ जॉइंट एफर्ट। इसकी जो कंप्लायंस है या इसकी कोशिश के बगैर ये हो नहीं सकता था, और मेरी कोशिश के बगैर भी नहीं हो सकता था, क्योंकि एक 9 साल का बच्चा अपने ओन पे तो ये कर नहीं सकता। बिल्कुल सही, आपने ये सही कहा। और 118 एलिमेंट्स है, मैं करेक्शन कर दूं, मैंने 109 कहा था। टोटल 118 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के ऊपर। इनको याद करना कोई आसान काम नहीं है। अब एक तो ये अपने रिकॉर्ड बनाया, लेकिन नतालिया ये भी बताइएगा, नॉर्मल स्कूलिंग आपकी साथ साथ चलती रही? ये हमने सारा घर पे किया था, और कोई स्कूल में साइंस नहीं था। मैं 4th ग्रेड में, तो इतना साइंस नहीं हो रहा था हमारा। लैब्स नहीं हम यूज़ कर रहे थे, हम क्लासरूम में स्टडी कर रहे होते थे, वरना ये कोई स्कूल का तारुफ नहीं था। ये सारा मामा ने किया है मेरे साथ। तो बेसिकली मैडम ये बताइएगा कि इसके लिए कितनी अरसा प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, क्योंकि नतालिया फॉर्मल स्कूलिंग तो नहीं कर रही थी, तो फिर आपने काफ़ी मदद की होगी, कितना वक्त लगा इसमें? पाकिस्तान के नाम से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसकी तो बहुत हमें खुशी है। चाहे जिसके पास भी होता पाकिस्तान लेके आना वापस, तो इट इज़ अ फीलिंग ऑफ प्राइड
एंड हमारा एफर्ट ये नहीं था, इंटेंट हमारी ये नहीं थी। हमें तो बाय एक्सीडेंट पता चला कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और इंडिया की एक केमिस्ट्री की प्रोफेसर मीनाक्षी अग्रवाल के पास ये पहले रिकॉर्ड था, और इसने किया, जस्ट बाय चांस हैपेंड कि ये इंडिया के पास था। और हमें बहुत खुशी है कि ये पाकिस्तान वापस आ गया। बिल्कुल, बहुत खुशी है कि ये वापस आ, इंडियन रिकॉर्ड टूटा। अच्छा, आपके रिकॉर्ड की फुटेज भी हमने देखी जब आप रिकॉर्ड बना रही थी, तब क्या चल रहा था दिल में कि ये होगा नहीं होगा, कैसे ये मामला आगे जाएगा? आई एम हैप्पी, खुश हूँ जो हम पाकिस्तान पे वापस ले आए, वरना इंडिया से छीनना, वरना कहीं से होता तो फिर भी तो पाकिस्तान पे लेके जाता है, बस हैपन टू बी इंडिया के पास। तो ये बताइएगा नतालिया, हमने फुटेज देखी है तमाम, जब रिकॉर्ड बन रहा था उस टाइम क्या फीलिंग थी? सिर्फ 7 सेकंड का डिफरेंस था, मतलब 7 सेकंड कुछ भी नहीं होते। क्या चल रहा था उस वक्त दिल में आपके? प्रेशर, नर्वस, वरना स्पीड और प्लेसमेंट भी जल्दी से दिमाग में पिक्चर आ रही थी, वो जल्दी से किया, वरना प्रेशर नर्वसनेस थी। ये घर में तो प्रैक्टिस सेशंस में 34-35 सेकंड से तोड़ रही थी, लेकिन इतने ज़्यादा लोग देख के, और विटनेसेस थे, टाइम कीपर्स थे, मीडिया था, कैमरा पीपल थे, उन सब के सामने काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गई। लेकिन 7 सेकंड से टूटा, बट अ रिकॉर्ड ब्रोकन इज़ अ रिकॉर्ड ब्रोकन। नतालिया, बहुत शुक्रिया आपका, एंड आई रियली होप कि आप ये एफर्ट्स कंटिन्यू रखेंगी हमेशा। इंशाल्लाह ताला। अभी एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। यौम शुहदा पुलिस के मौका पर हम सलाम पेश करते हैं अपने तमाम पुलिस के शहदा को। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इमोशनल ये मिली नगमा बनाया, लेकिन ये सिर्फ एक पुलिस का मिली नगमा नहीं था, ये एक्चुअली वो फीलिंग्स थी, वो इमोशंस थी जो यहाँ बैठे हम भी महसूस कर रहे थे, और जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपनी जान की कुर्बानी दी, या जो लोग गाजी हैं, हम उनका कर्ज नहीं चुका सकते, लेकिन उन्हीं की वजह से आज हम आज़ाद फ़िज़ा में एक आज़ाद माहौल में सांस लेते हैं। तमाम जानिसारों को, तमाम शहदा को, तमाम गाजियों को, पुलिस फोर्स के आज हम अपना सलाम पेश करते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है, ये हमारी कौम का फ़ख्र है। और जिस तरह से हमारे आम शहरियों की जान की हिफाजत करते हैं पुलिस फोर्स के जवान और एहलकार और शहीद हो गए, इन सब को हमारा ज़रूरी है कि हम सलाम पेश करें, इनको याद करें, क्योंकि अगर हम लोग अपने शहीदों को याद करेंगे तभी एक हम बेहतर कौम के तौर पर सामने आ सकते हैं। हम कभी नहीं भूलना चाहिए इनकी खिदमात को, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये क्या खिदमात पेश करते हैं, किस तरह से एक फ्रंट लाइन पर होकर लड़ते हैं। कोई भी क्राइसिस हो, ये सबसे आगे खड़े होते हैं। वो आप पुलिस वार्डन्स की बात कर लें, आप एलीट जवानों की बात कर लें, आप थाने में बैठे पुलिस एहलकारों की बात कर लें, सबको हमारा सलाम, और हम बहैसियत पाकिस्तानी कौम खराज तहसीन पेश करते हैं अपने फोर्सेस को, और हम उनके साथ खड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर SSP एडमिन लाहौर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। SSP साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने के लिए। आज यौम शुहदा पुलिस मनाया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में, और ये एक दिन की बात तो नहीं है, हर रोज़ हम ये रियलाइज़ भी करते हैं कि हमारी पुलिस फोर्सेस कितनी कुर्बानी देती हैं, वो चाहे कोयटा के हालात हों, वो चाहे कराची के हालात हों, पेशावर के हालात हों, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, पाकिस्तान का कोई भी शहर ले लें, ये तमाम के तमाम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, सिक्योरिटी की बात हो, पुलिस हमातन गोश्त अपनी फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रही है, और हम आज के दिन स्पेशली रिकग्नाइज़ करते हैं आप तमाम लोगों की जो खिदमात हैं इस मुल्क के लिए। जी बहुत शुक्रिया, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने शहादा को याद रखने के लिए आज ये अपना प्रोग्राम किया, तरतीब दिया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जी पंजाब पुलिस की अगर हम सिर्फ बात करें तो हमारे 1366 से ज्यादा शहीद हैं पंजाब पुलिस के तरफ, और लाहौर पुलिस की बात करें तो 316 के करीब लाहौर पुलिस के शहीद हैं। और अभी इवन कोरोना के दिनों की भी आप बात करें तो जब फ्रंट लाइन के ऊपर तमाम लोग जब अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, तो उस वक्त भी पंजाब पुलिस जो है और हर जगह पे पुलिस के जो लोग हैं हर जगह पे वो ड्यूटी कर रहे थे, और हमारे 5 लोग तो सिर्फ लाहौर के जो है ना हमारे शहीद हुए इस वबा के दौरान भी ड्यूटी करते हुए। तो ये अच्छी किसी भी सोसाइटी में अगर आप शुहदा को अगर हम वैल्यू नहीं करेंगे
और उनके जो लवाहिकीन है, अगर उनको हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो ये जज्बा फिर डाई डाउन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि लोगों को, अभी मैंने देखा पिछले दिनों, मुझे एक पोस्ट मैंने लगाई तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने तनकीद की कि हम पुलिस वालों को शहीद क्यों कहें। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि देखें, ईद का दिन था तो तमाम लोग अपने अपने बच्चों के साथ ईद मना रहे थे, पुलिस वाला चौक में खड़ा कर रहा था। तो वो बंदा जो आपकी हिफाजत के लिए, आपकी बेटी की जान के लिए, आपकी वालिदा की इज्जत के लिए, आपकी प्रॉपर्टी के लिए, आपकी जान के लिए, अपनी हिफाजत के लिए अपनी जान दे देता है, वो सैल्यूट डिजर्व करता है। और ये 4 अगस्त एक दिन मनाने की बात नहीं, जिस तरह भी आपने खुद कहा है, ये बेसिकली 365 दिन का रोना है उस फैमिली का जिसका बाप चला गया, जिसके बेटी के सर से साया बाप का उठ गया, जिसके बहन के सर से उसका। मलिक साहब, इसमें कोई शक नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये इंतहाई नासमझ लोगों की बात होगी जो ये कहते होंगे कि शोहदा क्यों कहा जाता है पुलिस को। ये तो हमारे सर का ताज हैं और हमें इन पर फ़ख्र है। ऐसे क्यों ना होगा कि अगर ये सर्विसेज कर रहे हों, दौरान ड्यूटी जान चली जाए तो हमें इनको शहीद ही कहना चाहिए, और ये शहीद हैं हमारे लिए। ये बताइएगा, इस वक्त जो सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की, हम अपने शोहदा को सलाम पेश करते हैं, वहीं पर हमारे बहुत से गाजी हैं, जानिसार हैं, फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। आप बताइएगा कुछ इश्यूज़ जिनको आप यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से उठाना चाहते हो कि जो प्रॉब्लम्स आते हैं दौरान ड्यूटी, इश्यूज़ क्या हैं? पूरे पाकिस्तान की बात भी करें, आप अपनी जो आपकी डोमेन है उसकी बात करें। ओवरऑल सिचुएशन कैसी देखते हैं, कहाँ पर कुछ कमियाँ हैं, कुछ ज़रूरियात हैं जिसका आप जिक्र करना चाहें? इसमें यह है कि अपने हर दौर में ही जो कंसर्न कोई भी हुकूमत है, वो जितना उनके पास पॉसिबल होता है वो फैसिलिटेट करने की कोशिश करती है। अभी ये देख लें कि हमारे जो इस वक्त भी, अगर हम सिर्फ लाहौर की ही बात करें तो आप देखिए कितने ऐसे पुलिस स्टेशन हैं जहाँ पे इवन लोगों के प्रॉपर बैठने की जगह नहीं है। लेकिन जो क्रिटिसिज्म होता है वो पुलिस के ऊपर होता है कि जी पुलिस जो है वो ठीक तरीके से उनके पास, यानी हमारे पास जो इवन पीएम पोर्टल पे चीजें एप्लीकेशन लोगों की जाती हैं तो उसमें इस तरह की बातें होती है, जैसे कि वहाँ पीने का पानी नहीं है जी, वहाँ पे जो है ना वो नहीं है, बैठने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है, प्रॉपर दफ्तर नहीं है, एसी नहीं लगा हुआ, नंबर ऑफ कंप्लेंट के एसी नहीं लगा हुआ। तो ये वो मसाइल हैं जो हमें इनहेरिटेड हैं और ये टाइम लगेगा इन चीजों को ठीक होने में। इसके बावजूद सारे जो मसाइल हैं हमारे, यानी हमारी गाड़ियां जो हैं, अगर वो हम देखें कि हमारी तो 16-16, 20-20 साल पुरानी गाड़ियां हैं, तो उसके बावजूद पीपल आर परफॉर्मिंग ड्यूटीज ऑन ग्राउंड। इवन इनकी पे का जो है, आप देखिए आज तक पुलिस को ये ताना मिल रहा है कि आपकी पे डबल कर दी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मलिक साहब, ये तमाम इशू डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जहां पर डिपार्टमेंट इसके लिए काम कर रहा है वहीं मैं समझती हूँ गवर्नमेंट को भी अपना रोल प्ले करना होगा और रिकग्नाइज करना होगा पुलिस डिपार्टमेंट की जितनी खदमात हैं इस सोसाइटी के लिए, और उन्हें उसी तरह से उनकी वेलफेयर के लिए बात हो या ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स हो, ये पूरा होना चाहिए, तभी आप लोग अपनी 100% परफॉर्मेंस जो है वो दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हम एक बार फिर सलाम पेश करते हैं अपने तमाम शोहदा को, ना को बल्कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को जो ड्यूटी करते हैं, तो हम सुकून की नींद सो सकते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और एक और इशू जिस पर हमने बात करनी है, इंतहाई ज़रूरी है, जो कि इस वक्त इशू आने वाला है और इस वक्त हुकूमतों को चाहिए कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम ना लगाएं बल्कि मिल बैठें और काम करें, क्योंकि अगर आटे का बहरान आ गया तो फिर क्या होगा, फिर दोबारा से लंबी लाइनें लगेंगी, दोबारा से माफिया जो है वो सामने आएगा, मज़ीद कीमतें बढ़ाई जाएंगी, लोग मज़ीद परेशान होंगे। तो ये मामला हुकूमतों को देखना चाहिए। सिर्फ अभी तो ये कहा जा रहा है सिमल के जी ये सूबा सिंध की गलती है, विफाक कह रहा है, सीधा सूबा सिंध कह रहा है जी विफाक की गलती है, पंजाब की है, ये ऐसे नहीं है, इसका हल चाहिए, इकट्ठे बैठकर एक प्रॉपर मैकेनिज्म चाहिए। फिलहाल जो इशू रेज हो रहा है इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ सूबाई वज़ीर खुराक सिंध इस्माइल राहू साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। इस्माइल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। वफाकी वज़रा ने पूरे मुल्क में आटे की किल्लत का जो बहरान है उसका सारे का सारा मलबा सिंध हुकूमत पर डाल दिया और वो कह रहे हैं कि 1 लाख गंदम भी रिलीज नहीं की। क्या वो ठीक कह रहे हैं? क्या वाकई में एक फिर से दौर आने वाला है, एक टाइम आने वाला है जब आटे की किल्लत का सामना करना पड़ेगा आवाम को? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वफाकी हुकूमत का ये मुरवज एक तरीका रहा है कि वो अपनी तमाम तर नाकामियों और फेल्यूर्स का मलबा हमेशा सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर डालते आए हैं। जब कोई उनसे काम नहीं पहुंचता, कोई कारकर्दगी नहीं होती और जब मामलात नाकामी में आते हैं तो वो गलतियां अपनी नाकामी को तस्लीम करने के बजाय अपोजिशन और ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी को ही टारगेट बनाते हैं।
देखें, अगर इस वक्त गंदम का जो बहरान है, अगर वो सिंध की वजह से पैदा होता तो कीमतें पहले सिंध में बढ़ती, किल्लत पहले सिंध में होती। इस वक्त भी पिछले साल की तरह, जैसे लास्ट ईयर जनवरी में, बल्कि इसी साल 2020 में जनवरी में जैसे किल्लत पैदा की गई, मसनूई किल्लत, वो भी पंजाब से पैदा हुई और KPK से पैदा हुई। और इस वक्त जो बहरान आया है गंदम की किल्लत का, वो भी पंजाब से पैदा हुआ है। पंजाब में जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदम, आपको पता है कि हमारी मेजर प्रोडक्शन जो होती है वो पंजाब में होती है। सिंध में तो हम वैसे ही अपनी जो हमारी खपत है उससे 18-19 लाख, हमारे पास 38.5 लाख मेट्रिक टन गंदम पैदा हुई है, जो कि हमारी खपत से भी 18-19 लाख कम है। तो लेकिन पंजाब जो तकरीबन 60 लाख मेट्रिक टन ज़्यादा पैदा करता है अपनी खपत से, तो असल तो किल्लत भी वहाँ पैदा की गई है, मसनूई किल्लत है जो कि वहाँ होर्डिंग की गई है। और ये किल्लत पैदा करके जो जैसे पिछले साल उन्होंने अपने कई बिलियंस रुपीस इमरान खान की हुकूमत के वज़रा ने और उनके करता धरताओं ने और किचन कैबिनेट ने बनाए, इस मरतबा भी यही सूरत की जा रही है। अगर सिंध की वजह से बहरान पैदा होता तो पहले किल्लत सिंध में पैदा होती, कीमतें पहले सिंध में बढ़ती, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। किल्लत भी पंजाब में पैदा हुई, KPK में पैदा हुई। KPK का तो आपको अंदाज़ा कर लें कि जहाँ ये जो मोमिन हुकूमत कर रहे हैं, ईमानदार हुकूमत कर रहे हैं, मेरिट वाली हुकूमत चल रही है, गवर्नेंस वाली, गुड गवर्नेंस वाली हुकूमत चल रही है, उसकी हालत ये है कि उन्होंने अपने गंदम की पैदावार का टारगेट 45% भी हासिल नहीं किया और सरकारी ख़रीदारी वहाँ 5% से भी कम हो पाई है और वो सारा मलबा अभी सिंध पे डाल रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही नहीं है। किल्लत भी पंजाब में इस वक्त मसनूई पैदा की गई है, जो कि करता धरता है हुकूमत के, वो अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान और KPK के जरिए अफगानिस्तान में स्मगल कर रहे हैं और अरबों रुपये वो कमा रहे हैं। इस्माइल साहब, आपने तो कहा कि ये तमाम मामला जो है सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ऑब्वियसली पंजाब की भी है, विफाक की भी है और तमाम मिलकर बैठे तो ही हल हो सकता है। अब ये बताइएगा, ये पहली दफ़ा तो होने नहीं जा रहा, पहली दफ़ा कोई बहरान नहीं आने वाला, ये कई दफ़ा हो चुका है, आटे का बहरान हो, चीनी का बहरान हो, तो फिर सीखते क्यों नहीं, आखिर मैनेज क्यों नहीं किया जाता एडमिनिस्ट्रेटिवली, इन चीज़ों को पहले क्यों नहीं बेहतर तरीके से डील कर लिया जाता? जी बिल्कुल, आटे का बहरान तो खैर पहले कभी कभार ही आता था, लेकिन माशाल्लाह ये जब से तब्दीली सरकार आई है तो हर साल आटे का बहरान, गंदम का बहरान, चीनी का बहरान, पेट्रोल का बहरान, अद्वियात का बहरान, हर चीज़ का जो बहरानिस्तान में इस हुकूमत ने मुल्क को धकेल दिया है और उसके ज़िम्मेदार बिल्कुल ही वफाक की हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं और नाकामियाँ हैं। जो हम गंदम इतनी सारी बहुत बड़े मकदार में पाकिस्तान गंदम पैदा करता है, 2 करोड़ 60 लाख मेट्रिक टन गंदम पैदा इस साल भी हुई है। अगर जैसे वफाक की हुकूमत कहती है, जैसे फेडरल मिनिस्टर ने कहा है कि हमें फ़कत जो किल्लत है, शार्टेज है हमारे पास, वो है 15 लाख टन की। अगर 15 लाख टन की किल्लत है तो इस वक्त तो किल्लत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जो माहवार खपत है पाकिस्तान की वो 2.1 मिलियन मेट्रिक टन है, यानी 21 लाख टन माहवार खपत है, जो कि हमारे फसल हार्वेस्टिंग आएगी मार्च में, तो ये तो किल्लत जाके फरवरी में पैदा होनी चाहिए थी। अभी से किल्लत क्यों? ये तो जो खपत कमी है हमें, जिसकी शार्टेज है, वो तो 1 माह की खपत से भी कम है। तो ये जानबूझ के इस वक्त, यानी फसल उतरे हुए अभी 2 माह हुए हैं, दूसरे फसल को उतरने में अभी 9 माह पड़े हुए हैं और ऐसी सूरत पैदा कर दी गई गंदम में जो मुल्क सेल्फ सफिशिएंट होता था। बिल्कुल सही। मिनिस्टर साहब, चंद रोज कभी भी जब वज़ीर आला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोटा मौजूद है, लेकिन ये जो कीमतें बढ़ती हैं ये मिल मालिकान की वजह से बढ़ती हैं क्योंकि वो प्राइवेट गंदम लेती हैं। लेकिन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये भी तो सिंध हुकूमत पर ही आयद होता है ना कि कीमतों को कंट्रोल करे, मिल मालिकान से मुज़ाकरात करे, ताकि ये नौबत ही ना आए कि उन्हें प्राइवेटली गंदम खरीदनी पड़े। जी बिल्कुल, वज़ीर आला साहब ने दुरुस्त फरमाया है। हमारे पास इस वक्त भी सरकारी ज़खायर में
तकरीबन 12.5 लाख टन गंदम मौजूद है, जो कि हम इंशाल्लाह अगले माह सितंबर से रिलीज़ करना शुरू कर सकते हैं। और इससे पहले भी हो सकती है, अगर काबीना ने फैसला किया तो पहले भी हम उसकी रिलीज़ शुरू कर देंगे। और ये बात कुदरती है कि अगर जानबूझ के वहाँ जो कि पीके और पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से मुल्क में इस वक्त गंदम की अदम दस्तियाबी है, उसकी वजह से सिंध पे भी फ़र्क पड़ा है और डिस्टेबलाइज हो गई है मार्केट। और गंदम की रेट का इतना फ़र्क है कि पंजाब सिंध की गंदम जो है वो पंजाब जा रही है, इसलिए कि इस वक्त भी पंजाब में गंदम का रेट जो है वो सिंध से ज़्यादा है। और सिंध हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी और कर रही है और मज़ीद बेहतर करना होगा, कहा तो जा रहा है। बहुत शुक्रिया इस्माइल राहूल साहब, आपकी जानिब किया जाएगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इससे पहले कि बहरान आ जाए और मज़ीद मामला ख़राब हों, सब मिल बैठें और मामले को हल कर लें। ये सियासी बयान और फिर उसका सियासी जवाब ही ना हो, एक्चुअली ऑन रियलिटी ग्राउंड जो है वो काम भी हो। एनीवेज जी, मूविंग फॉरवर्ड एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, फिर हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। मूविंग फॉरवर्ड एक ऐसी खबर डिस्कस करेंगे जिसको पढ़कर पता नहीं क्यों एकदम से दिल बैठ सा गया कि ये हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है। ये पैसे के हवस, दुनियावी मामलात इस कदर आपको घसीट लेते हैं कि आपका ज़मीर शायद मर जाता है। ना ज़मीन फटी ना आसमान गिरा। एक ऐसा वाक़या पेश आया कामुकी के इलाके में, जहां एक बदबख्त बदनसीब बेटे ने छुरियों के वार करके अपनी सगी माँ को कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर। हम अब इस बारे में क्या कह सकते हैं कि ये ऐसे कैसे हो गया, क्यों हुआ? ऑब्वियसली जो भी होगा झगड़ा हुआ है। इस तरह से हमने ऐसा मतलब अजीब लग रहा है मुझे ये बात कहते हुए कि हमने एक महीने में 4 से 5 वाक़यात ऐसे कर लिए हैं जिसमें बेटे ने माँ पर तशद्दुद किया है। मतलब आप सोचें कि किस तरह से ये वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं दरिंदगी के, और ये इंसान हैं या कोई इनको कोई जहनी प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम इनके दिमाग में चल रही है जिसकी वजह से ऐसे होता है। ये नॉर्मल शख्स तो मेरे ख्याल में ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि अपनी माँ पर ही इस कदर तशद्दुद किया कि उसको कत्ल कर दिया। पता नहीं, कोई अल्फाज नहीं हमारे पास। ये झगड़े ऐसे क्यों होते हैं, लोग क्यों नहीं समझते आखिर अपनी ही ज़िंदगी को और आखिरत को तबाह क्यों कर लेते हैं। बिल्कुल, कामुकी के इलाके में ये वाक़या पेश आया था। मुलज़िम का नाम सुहेब है, जिसने मां के कत्ल के बाद ख़ुद को पुलिस के हवाले कर दिया। और पुलिस ने इस मुलज़िम के मामू यानी कि जो कत्ल हुई बीबी, उनके भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया और 302 की दफ़ात लगाई हैं। अमूमन क्या होता है ऐसे वाक़यात में अबूज़र, जो हम देखते भी हैं कि फ़ैमिली माफ़ कर देती है और उसके बाद केस जो है वो कैफ़र किरदार तक मुलज़िम नहीं पहुँच पाता और केस वहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है, एक तो आप जो मुद्दई हैं, जो केस के कंप्लेनेंट हैं, उसको आप शामिल करें, और उसके बाद आप पुलिस भी अगर इस पे इन्वॉल्व हो जाए और वो खुद कंप्लेनेंट हो जाए तो और केस मजबूत हो जाता है। इसके बाद अदालत जो है वो किसी तौर पर भी जो मुल्ज़िमान हैं उसको माफ़ ना होने दें, क्योंकि ये अदालत का भी काम है, एज अ सिटीज़न हमारा भी काम है कि हम इसको परसू करें और इसके पीछे हम जाएँ। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जो घर वालों को प्रेशराइज़ किया जाता है, घर वालों को कह दिया जाता है आप माफ़ कर दें, या कोई और वजह बनाकर माफ़ी जब होती है तो फिर कोर्ट और पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। हम क्यों भूल जाते हैं अबूज़र कि माँ वो हस्ती है जिसके कदमों तले जन्नत है। किस तरह से माँ पालती है कोई उसका अजाला नहीं कर सकता। अपनी जो बचपन से लेकर बड़े होने तक माँ की खिदमत है, आप सोच भी नहीं सकते कि आप किस तरह उसका पे बैक करें। और इस तरह के बदबख्त लोग जो अपनी आखिरत तबाह कर लेते हैं, दुनिया भी तबाह कर लेते हैं। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ डीएसपी कामुकी मौजूद है, मलिक आमिर साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डीएसपी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डीएसपी साहब, सबसे पहले तो आज चूँकि यौम शोहदाए पुलिस भी है, उस हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगी। इस वाक़े के ऊपर तो हम आएंगे और बड़ा ज़बरदस्त आपने ये काम भी किया कि मुलज़िम को पकड़ लिया। यौम शोहदाए पुलिस के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? ये देखिए, हमारे डिपार्टमेंट के डीएसपी साहब, आपकी आवाज़ हम तक ठीक नहीं आ रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से आपका रिकनेक्ट करें ताकि आपकी आवाज़ प्रॉपर्ली हम तक पहुंच जाए और फिर इस पर हम बात करेंगे। अच्छा अबू सर, आप ये भी देखिए कि मुझे लगता है कि पुलिस की एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, जब ख़ास तौर पर ऐसे एरियाज़ जो बड़े शहर नहीं हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर भी बड़ा विजिलेंट रहकर वो ये कार्रवाइयाँ सर अंजाम। बिल्कुल, देखें आप, जो भी हमारा इलाका होता है, चाहे वो पंजाब साउदर्न पंजाब हो, आपका रूरल सिंध हो, बलूचिस्तान हो, केपी हो, वहाँ पर बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लाकानूनियत
कुर्बानियत बहुत ज़्यादा है। ऐसे भी बहुत से इलाके हैं जहाँ पर पुलिस का किरदार जो होना चाहिए वो उस तरह से कर नहीं पाती, क्योंकि आगे से जो रिस्पांस है वो बड़ा ज़्यादा क्रिटिकल होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है पुलिस को। तो अब ये मामला है क्या, इस पर बात करेंगे। मलिक आमिर साहब हमारे साथ हैं, कोशिश करते हैं उनसे बात करें। मलिक साहब बताइएगा आप क्या कह रहे थे, फिर आगे से इस वाक़े पर भी बात करते हैं। जी हाँ, मैं अपने शोहदा और उनकी फैमिलीज को सलाम पेश कर रहा था, और इस सिलसिला पे मैं एक शेर उनकी नज़र करना चाहूँगा कि मेरे वतन के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। तो ये शोहदा हमारे लिए एफर्ट हैं। और 4 अगस्त के हवाले से यौम शोहदा पुलिस है, तो मैं तमाम शोहदा को पुलिस को सलाम पेश करता हूँ। उसके कंपनी में पेश है बेशक बेशक क्या था, और कुछ वाकयात हम रोज़मर्रा क्राइम्स पे जाते हैं, क्राइम सीन्स पे जाते हैं, और वहाँ पे ज़ाहिर है मुख्तलिफ सूरत हाल होती है। तो कल बड़ा दर्दनाक वाक़या था कि एक माँ की लाश खून में लथपथ उसके अपने ही घर में पड़ी है, और उसके घर को उसके घर के चिराग से ही आग लग गई, और उसका सगा बेटा जो बड़ा बेटा था वो उसके इस कत्ल में इन्वॉल्व था, और बड़ा दर्दनाक बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि बड़ा दर्दनाक वो मंजर होगा, और किसी भी बेटे के लिए, किसी भी बाज़मीर शख्स के लिए वो मनाजिर देखना आसान काम नहीं होगा। मौका पर आप पहुँचे, इत्तला किसने की? क्योंकि घर के चिराग ने ही अगर घर का चिराग बुझा दिया तो फिर आप तक इत्तला किसने पहुँचाई? मुकदमा किसकी मुद्दत में दर्ज किया गया है? थोड़ी सी तफसीलात बताइएगा। उसमें जो उनके हमसाए हैं वो रिलेटिव हैं, क्योंकि उसने जो कातिल है उसने अपने दूसरे भाई को कमरे में बंद कर दिया, और जब उसने देखा कि इसने मुझे कमरे में बंद कर दिया है और कुछ चीखों की आवाज़ आई है, तो उसने साथ वाले घर में फ़ोन किया। इस तरह पुलिस को इतला मिली और पुलिस ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया। मौके पे मैं खुद गया, इसी तरह मेरे वो SHO गए, फ्रांसिक की टीम आई। तो जाके जब हमने वो कमरा खोला जिसको उसने बाहर से लॉक करके जो फरार हुआ था, तो वहाँ पे उसकी वालदा की खून में लथपथ पड़ी नाश मिली। फिर उसी तरह उसके वालिद आ गए, उसके मामू आ गए, और फिर आपने जिक्र किया है कि वो फौरन हालात को देखते हुए मलिक साहब आपने जिक्र किया कि दरवाजा बंद करके गया, अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने आपने जिक्र किया कि उसने दरवाजा लॉक किया, मतलब इंटेंशनल सारा ये काम किया है। ऐसे होता है ना कि झगड़ा हो गया और उसको समझ नहीं आई, वो कहे जी कि मुझे सब मैं होश आवाज खो बैठा था, ये इस पर लागू नहीं होता। यहाँ पर इसने इंटेंशनल ये सारा काम किया। बिल्कुल इसने इंटेंशनल किया, और कुछ अर्सा से ये छोटे मोटे झगड़े घर पे करता था, और इसमें इसका तकाजा ये था कि इसका अपनी मिसेस के साथ भी झगड़ा रहता था, और उसके पहले वो उन्होंने फैमिली ने इंटरवीन करके इनको लाहौर भेज दिया ताकि ये अलहदा रहें और शायद इससे झगड़े में कमी आ जाए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका। तो ये ईद मनाने के लिए 2 दिन पहले घर आया लाहौर से, और आके फिर उसी तरह छोटा मोटा झगड़ा वालदा के साथ और वालिद के साथ उसने किया है। और हमने जब क्राइम सीन से एविडेंस कलेक्ट किए और पता चला कि बेटा मर्डरर है, तो फिर उसके मोबाइल और दीगर चीज़ों से हमने उसको विदिन आवर उसको गिरफ्तार कर लिया, और उसका जो आला कत्ल है, जो छुरी है जिससे उसने वार करके अपनी माँ को मैं तो उनको कहूँगा कि शहीद किया, अपनी माँ को शहीद किया और अपने ही घर में किया जहाँ पे वो पला पोसा बड़ा, जिसने उसको परवान चढ़ाया। तो हमने वो वाला कत्ल भी बरामद किया। इसके अलावा वो जब उसकी इंटेरोगेशन की तो उसकी ज़हनी कैफियत जो है वो बिल्कुल साइकोपैथ्स की तरह थी, जैसे मेंटली ऐसे लोग होते हैं जिनको ये पता नहीं चलता कि क्या जुर्म किया, और उसके बाद की शर्मिंदगी उसकी जो कि किसी काबिल नहीं है, और उसका कोई फायदा नहीं है। जन्नत पर उठा बैठा। DSP साहब बहुत अच्छा किया, वी अप्रिशिएट कि किस तरह से आपने उस मुलजिम को पकड़ लिया और इस केस को पूरा जो है वो FIR भी रजिस्टर हुई, एंड आई रियली होप कि ये केस आगे बढ़े और मुलजिम को सज़ा ज़रूर मिले। जो भी सिनेरियो है उसको मद्देनज़र रखते हुए इंसाफ जो है वो मिल सके उस माँ को जो इस दुनिया से चली गई। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत ही दिल खराश वाक़या, और अबू सर इस तरह के वाक़यात की रूह तक काम जाती है कि बहैसियत सोसाइटी हम किस तरफ जा रहे हैं। ऑब्वियसली अभी एक ब्रेक पे मिलते हैं।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, जब भी हम पेंटर की बात करते हैं तो जहन में एक आर्टिस्ट आ जाता है, शायद मिडिल एज और बहुत ही आर्टिस्टिक लुक्स के साथ। लेकिन अब देखिए, पाकिस्तान में छोटे छोटे बच्चे भी, बहुत कम उम्र में लोग भी बहुत टैलेंटेड हैं और पेंटिंग को परसू करना चाहते हैं इन देयर करियर। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैट्रिक की स्टूडेंट हैं, लेकिन आप उनकी पेंटिंग्स देखें, आपको लिटरली आइडिया नहीं होगा कि ये एक 16 साल बच्ची ने, छोटी सी क्यूट सी बच्ची ने बनाई है। लाइबा हैं जी, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है और क्या ज़बरदस्त पेंटिंग्स करती हैं। वाकई यकीन ही नहीं आ रहा कि इसके पीछे मतलब चंद साल की मेहनत है। लग रहा है कि बाकी जो 50 साल का शख्स होगा वही शायद इस तरह का बना सकता है, लेकिन ऑब्वियसली बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में और हमारी कोशिश होती है कि हम आपको ये टैलेंटेड लोग मिलाएं पाकिस्तान के, क्योंकि यही पाकिस्तान का फेस है, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। लाइबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम लाइबा। वालेकुम अस्सलाम। लाइबा, पहले तो ज़बरदस्त ही आपका काम देखा, बहुत बेहतरीन। और ये बताइएगा शौक़ कब पैदा हुआ, कैसे इतनी ज़बरदस्त महारत हासिल कर ली आपने? शौक मुझे बचपन से था कि जैसे ए फॉर एप्पल लिखा तो एप्पल ड्रॉ कर दिया। सो इस तरह जब 7th क्लास में आके हम एक स्टैंडर्ड पे थे तो उधर आर्ट की क्लास नहीं लगी। सो उसमें जब मैंने एक स्पेसिफिक स्केच बुक ली तो उसके अंदर मैंने जब ड्रॉ करना स्टार्ट किया तो जो स्कूल मेट्स थी, जो क्लासमेट्स थी, बहुत सारा उन्होंने ना सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि लाइक बहुत अच्छा है। सो एनिमेटेड के बाद फिर मुझे शौक चढ़ा के बाय नोट एनिमेटेड है तो उसको रियल में भी कन्वर्ट करना चाहिए। तो इस तरह फिर मैंने उसको ना जो फेसेस, रियल फेसेस हैं उनको ड्रॉ करना स्टार्ट किया, लेकिन उसमें मेरा शेडिंग्स प्रॉपर नहीं आ रही। फिर मेरे फादर ने देखा तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि लाइक इसके अंदर सिर्फ टोन्स नहीं है, वो मुझे गाइडलाइन देना स्टार्ट किया। जबरदस्त। उन्होंने मुझे एक गैलरी ज्वाइन की, लेकिन फिर उधर से मुझे इतना भी खास फर्क नहीं पड़ा। तो फिर उन्होंने घर में ही ना हमने ट्यूटोरियल्स देखे कि लाइक इस तरह होना चाहिए कि इसके अंदर टोन्स पुट करेंगे। हमने टोन्स पुट की तो वो बहुत ज्यादा उसके अंदर रियलिज्म आने स्टार्ट। तो जब रियलिस्टिक में आने शुरू हो गया तो आपका समझिए मकसद पूरा हो गया ड्रॉ करने का कि लाइक आप जो बना रहे हैं रिजल्टेंस आ रही है तो वो पूरा हो गया। बिल्कुल। इस तरह स्टार्ट किया कि स्केचिंग के बाद सेकंड पोजीशन पे मैं आई ऑयल बेस पे, पेंटिंग्स पे, क्योंकि सिर्फ स्केचिंग में तो आपने काम करना नहीं, आर्ट की बाकी फील्ड्स भी हैं। ऑयल के बाद अब मैं ऑयल पेंट्स के अंदर कर रही हूँ कि ऑयल पेंट्स के अंदर मैंने डिफरेंट चीजें बनाई हैं, लाइक हॉर्सेस, लैंडस्केप आप कर लें, कैलीग्राफी, इस तरह। ये अभी हमने आतिफ असलम का स्केच देखा, मुझे लगता है आप फैन है आतिफ असलम की। जी, अभी आतिफ असलम का स्केच देखा आपका स्क्रीन पर, मुझे लगता है फैन है आप उनकी। जी फैन है, लेकिन ये कह सकते हैं कि उन्हीं का स्केच ही बनाना चाहिए जिनके आप फैन हो। आप उनका स्केच बनाए जो आपको मोर डिफिकल्ट लगे, आप उनका स्केच पोर्ट्रेट्स बनाए जो बहुत बड़ी हस्तियां के लाइक कायद आजम, कायद का बनाए, पाकिस्तान रेजोल्यूशन पे बनाए, बहुत सारे पोर्ट्रेट्स बन सकते। बिल्कुल। अच्छा लाइबा, प्लान्स क्या हैं अब आपके फ्यूचर में? आप कुछ एग्जीबिशन करनी है, क्या करना है? एग्जीबिशंस तो मैं अभी से स्टार्ट कर दी हैं कि लाइक 3-4 एग्जीबिशंस में कर चुकी हूँ, आगे भी इंशाल्लाह एग्जीबिशंस काफी करनी है। सो इंशाल्लाह इसी आर्ट को परस्यू करना है कि लाइक इतना अच्छा अब हो चुका है तो आगे इसी को लेकर चलें। जबरदस्त, वेरी गुड जी, बहुत शुक्रिया आपका लाइबा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये आर्ट वर्क जो है पूरे पाकिस्तान की पहचान बने। वो आप हमारे साथ मौजूद थी। आपको जैसे कि हमने आज पहले नतालिया से अपने नाज़रीन को मिलाया, अब लाइबा से मिलाया, और हमारी कोशिश ये रहती है कि अक्सर पाकिस्तान के टैलेंटेड लोगों को मिलाएं, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट है ही बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। और हमेशा ये शिकायत की जाती है कि प्लेटफॉर्म्स की कमी है, तो हमारा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है तमाम टैलेंटेड लोगों के लिए, ताकि दुनिया में हम दिखा सकें कि वो कितने माहिर हैं और कितना पैशन रखते हैं अपने उस पूरे के पूरे टैलेंट को परसू करने के लिए। एनीवेज जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, मुझे और अबूजर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।